हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम क्लास 12th कॉमर्स। आप जैसे कि 12th क्लास में आ चुके हैं कॉमर्स क्लासेस में 11th से पास आउट होके, इसलिए सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई कि आप 12th क्लास में आ चुके हैं। आप 12th क्लास में आने से के बाद आपको सबसे पहले सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो सबसे पहले हम बिज़नेस स्टडीज़ के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो सीबीएसई के द्वारा यहाँ पर किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो जो 2025-26 में सिलेबस था, सेम वही 26-27 में भी सिलेबस आ चुका है। इसमें आप देखें नेचर एंड सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये तीनों सब चैप्टर्स मिला के टोटल 16 मार्क्स का रहता है। फिर देन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, ये 14 मार्क्स का रहेगा। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 20 मार्क्स का रहेगा। इसमें जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग है, ये मेन मैनेजमेंट के फंक्शंस रहते हैं, जो बहुत ही ध्यान से हमको पढ़ना रहता है सिलेबस में। फिर नेक्स्ट आपका पार्ट बी आ जाता है, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसके अंदर फाइनेंस मैनेजमेंट एंड फाइनेंस मार्केट्स, ये 15 मार्क्स का रहता है। मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये 15 मार्क्स का रहता है। टोटल आपको 80 मार्क्स का इसमें थ्योरी पार्ट्स रहता है और 20 मार्क्स का वन प्रोजेक्ट रहता है, जैसे कि वो 11th में रहता ही था। बट इस बार आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही आप अच्छे से ध्यान रखें। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, नेक्स्ट अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी के अंदर टोटल आपके पार्ट्स 2 आ जाते हैं और इसमें यूनिट्स आपके रहते हैं 4। फर्स्ट यूनिट में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, सेकेंड में अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, एंड देन है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो यूनिट फर्स्ट है टोटल उसमें आपके सब चैप्टर्स आ जाते हैं 6। फिर यूनिट 2 में आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3, और फिर इधर यूनिट 3 में बात करें तो उसमें आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4, और इधर आ जाते हैं 1। ठीक है, तो टोटल मिला के आपको चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो वो 13 चैप्टर्स पढ़ने रहते हैं, और इसमें एक प्रोजेक्ट फाइल लास्ट में 20 मार्क्स की बनानी रहती है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स में अगर हम देखें तो पार्टनर्स का आना, उसके क्या रेशोज़ बनते हैं, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, जैसे हमने 11th में पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे, सेम इसमें भी अब जो पार्टनर्स रहते हैं, जिस 2 पार्टनर्स रहते हैं, वो अगर काम करते हैं आपस में मिलकर, कोई भी बिज़नेस करते हैं, और उस बिज़नेस में फिर उनका क्या रेशो रहेगा, क्या उनके राइट्स रहेंगे, क्या मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, उस बारे में हम, और उनको कैसे मैनेज किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ में आपके कंपनी से रिलेटेड, कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उससे रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज, और उसके अलावा डिबेंचर्स इशू करती है तो डिबेंचर से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, रिडक्शंस की जर्नल एंट्रीज वगैरह सारी हम इसमें सीखेंगे। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो एनालिसिस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कंपनी से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनका कंपैरिजंस करना रहता है, लास्ट ईयर एंड करंट ईयर्स, उसमें रेशोज़ निकाले जाते हैं, अलग अलग रेशोज़ रहते हैं, कैसे वो कैलकुलेट किए जाते हैं। इस साल में हम पूरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैश फ्लो के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर भी जो पिछले साल का सिलेबस था 2025-26 का, सेम 26-27 पे भी वही है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं। इसमें आपके पास 2 बुक्स रहती हैं, इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें अगर आप देखेंगे तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स रहते हैं, यानी कि इसके अंदर जो नेशनल इनकम हमको काउंट करनी रहती है तो उसके अलग अलग मेथड्स हम इस वाले यूनिट में सीखते हैं। मनी एंड बैंकिंग, मनी क्या रहती है और बैंकिंग के क्या मतलब फंक्शंस रहते हैं, मनी बैंकिंग से रिलेटेड किस 2 जैसे बैंक्स रहते हैं। सबसे बड़ी बैंक जो एपेक्स बैंक बोली जाती है वो आरबीआई होती है,
ठीक है। उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स रहते हैं, तो कमर्शियल बैंक्स के क्या क्या फंक्शंस रहते हैं उसके बारे में इसमें हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इस वाले चैप्टर में जो इंडिविजुअल्स हमारे जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड पूरी ऑल ओवर इकोनॉमिक्स रहती है उस पर क्या क्या इम्पैक्ट रहता है, कैसे इनकम कैलकुलेशंस होता है, उसके बारे में हम पूरा इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट एंड बजट, बजट जैसे कि हर साल गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे आपके घर का भी बजट बनता ही है, या कोई कुछ भी अगर इवेंट रहता है तो उसके बजट बनते हैं, तो ऐसे ही गवर्नमेंट बजट करती है तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं, वो सारे इसमें हम पढ़ते हैं। बैलेंस एंड पेमेंट्स में भी जो हमारे कितनी गवर्नमेंट को इनकम होती है, कितना वो खर्चा करते हैं। अभी जैसे युद्ध हो रहा है तो युद्ध में अगर हमने किसी की हेल्प आउट्स करी है तो उसके लिए हमको कितना एक्सपेंडिचर करना है किसी की हेल्प करने के लिए, या करना भी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर हम सीखते हैं। फिर आ जाता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस, जो लास्ट एवे पीरियड्स के अंदर हमारे क्या एक्सपीरियंस रहे, क्या इम्पोर्टेंस थे, क्या उस टाइम जो इंग्लैंड से जो हमारे ऊपर जिसने शासन ब्रिटिशों ने शासन करा था उस टाइम हमारे टाइम में उनने क्या हमारे लिए अच्छा करा और क्या हमारे इकोनॉमिक्स को बिल्कुल ख़राब करने के लिए क्या क्या वो रूल्स देकर आए। फिर करंट चैलेंजेस में हम फेसिंग करते हैं जैसे पॉवर्टी यानी गरीबी, और उसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड क्या मतलब फैसिलिटीज़ हैं, क्या गवर्नमेंट हमको फैसिलिटीज़ देती है, कई कई नई नई योजनाएं लाती हैं, वो सारा हम इसमें पढ़ते हैं। फिर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ ए कंपैरिजन, हमारी जो इकोनॉमिक है उसको पाकिस्तान और चाइना इन दोनों कंट्रीज़ के साथ मैचअप करना रहता है, क्या जीडीपीज़ है हमारी, ठीक है। ये तो ओवरऑल हमने सिलेबस की पूरी इसमें इनमें बात कर ली है। और अब रेगुलर रहना बहुत कंपल्सरी है स्टडीज़ के अंदर, ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ वर्षा भाटिया हियर, योर subject teacher